हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोग लेकर आ गया हूं बच्चों क्लास 12 अकाउंटेंसी से कैश फ्लो स्टेटमेंट के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मयंक सर आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग डील करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और वी विल ट्राई बच्चों की 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग 30 मिनट्स के अंदर ही खत्म कर लें। तो एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका अगर आंसर ये निकल कर आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों, हमसे क्या बोला जा रहा है, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो कैश ऑन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स ये भी इससे मिलता जुलता है, ट्रेजरी बिल्स ये भी इससे मिलता जुलता है। तो जो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये तीनों जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे। इसमें से क्या नहीं मिलता जुलता है सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो इन चारों में से जो ऑड वन है वो क्या निकल कर आ रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आप लोग टिक कर दीजिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश। कॉन्सेप्ट लगाइएगा, हमको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे कैश का इनफ्लो नहीं होगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स बेचेंगे कैश का इनफ्लो होगा। अंडरराइटिंग कमीशन पे, इससे कैश का इनफ्लो नहीं होगा। कैश रिसीट ऑफ ब्रोकरेज, इससे कैश का इनफ्लो होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इससे भी कैश का इनफ्लो होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन के कारण, या फिर वो कौन सी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के कारण कैश का इनफ्लो नहीं होगा, तो वो है अंडरराइटिंग कमीशन पेड, क्योंकि उससे कैश का आउटफ्लो होगा। तो जो आपको जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन यहां पर बी। एकदम क्लियर। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनफ्लो ऑफ कैश। अब मुझे इनफ्लो बताना है, ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, नो फ्लो। ये इसमें किसी भी तरीके का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होने वाला है। हमने उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट में उनको जो शेयर्स इशू कर दिए, जिसको बोला जाता है कंसिडरेशन, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। आगे आपसे बोला जा रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स अगेंस्ट कमीशन फॉर अंडरराइटिंग द इशू। इसमें भी बच्चों किसी भी तरीके का कोई कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, इसमें भी कोई भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है। परचेज ऑफ मशीन, कंसिडरेशन पेड पार्शियली इन कैश एंड पार्शियली बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जो बच्चों पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं ना आप लोग कैश का, इससे जो है हमारे पास मशीन परचेज करेंगे और उसके अगेंस्ट में जो है आपको पार्शियली कैश पे करना पड़ रहा है। इससे बच्चों आपका जो कैश का जो है यहाँ पर आउटफ्लो होने वाला है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए एक बार। तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा सर, वो बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो क्या लॉस इन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को ऐड किया जाता है अगर वो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ किया गया? हाँ जी सर, इसको ऐड किया जाता है। यहां पे आपसे पूछ रहा है किसको ऐड नहीं किया जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, इसको नहीं किया जाता है बच्चों। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको ऐड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसको ऐड किया जाता है। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है बच्चों, ये हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी होती है। कौन सी एक्टिविटी है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां चले जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारा जिसका आंसर बनेगा सर ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज्यादातर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ही निकल कर आने वाले हैं। डैश इज सोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी बाय बोथ फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज। एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी हमको यहां पे दिखाना है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी, चाहे वो फाइनेंसिंग हो चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग हो। तो कंपनी चाहे फाइनेंसिंग हो जस्ट लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सभी को बच्चों फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनीज चाहे फाइनेंसिंग हो नॉन फाइनेंसिंग हो, फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है। ये इनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कौन सा इसमें जो है आपका वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगा। अभी देख लेते हैं कौन सा बनेगा। तो डिविडेंड पेड, तो शेयर्स के ऊपर क्या दिया जाता है? डिविडेंड। अब फाइनेंसिंग कंपनी भी अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करेगी जस्ट लाइक एसबीआई। तो एसबीआई ने जो शेयर्स इशू करके रखे पब्लिक को, उस शेयर्स के ऊपर क्या पे करेगी? वो डिविडेंड पे करेगी। वो भी उसके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जस्ट लाइक एमआरएफ जो टायर बनाने का काम करती है, ये भी अपने शेयर्स पे क्या पे करेगी सर? डिविडेंड पे करेगी। तो जो डिविडेंड पे करना है ये दोनों के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही बनेगी। आगे लिखा है इंटरेस्ट रिसीट, ये नहीं होगा। कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी नहीं होगा। और कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नहीं होगा। तो डिविडेंड पेड एक ऐसी एक्टिविटी बच्चों जो दोनों के लिए ही क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चेक कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन डैश एंड इट इज सब्जेक्ट टू एंड डैश। अभी चेक कर लेते हैं। इट हैज ए शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड से 3 मंथ्स, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। सिग्निफिकेंट रिस्क, नहीं भैया।
कैश इन कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में वही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं जिसके अंदर किसी भी तरीके का मैच्योरिटी पे रिस्क नहीं होना चाहिए। तो ये तो कह रहे हैं सिग्निफिकेंट रिस्क होता है उसके अंदर, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड से 6 मंथ, तो ये बात तो यही गलत हो गई। इट हैज ए शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ, चलिए ये बात सही है। और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये भी सही है। एक इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, और बच्चों इसमें जो आपका रिस्क होता है वैल्यू में चेंज होने का, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में तभी जाते हैं कि मैच्योरिटी पे उसका वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है, इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पर इसको क्वालिफाई कर रहा है, जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है उसको। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है बॉस लिमिटेड परचेज्ड ऑटोमेटेड मशीन 5 लाख की हमने लिए अंडर हायर परचेज सिस्टम। इट वाज एग्रीड पे इंस्टॉलमेंट जो है हमारी टोटल है 25,000 की, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितने का है सर? 2,272 फॉर 22 मंथ्स। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज। चलो बच्चों बिल्कुल समझा देता हूं मैं आपको। तो 25,000 रुपीज़ का आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से बच्चों आप लोग ना जो इंटरेस्ट आपने पे किया ना, वो इंटरेस्ट आप यहाँ से हटा लीजिए। कितना निकल कर आएगा अभी देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से जाएगा आपका 7, तो बचेगा सर यहाँ पर 2। और आगे चलते हैं 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा सर 7, उसके बाद 24 में से 22, तो 22,728 जो कि एक तरीके का प्रिंसिपल अमाउंट है, ये चला जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में। तो 22,728 किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में। और जो बच्चों आपका इंटरेस्ट है ना यहाँ पे 2272, ये चला जाएगा फाइनेंसिंग में। तो आपका बच्चों यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। एकदम क्लियर, आ गई बात समझ में? तो जो भी आपने इंस्टॉलमेंट में परचेज किया उसका प्रिंसिपल अलग कर लीजिए, इंटरेस्ट अलग कर लीजिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इन्वेस्टिंग में चला जाता है और जो आपका इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग में चला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। गुडविल अमोर्टाइज्ड बीइंग अ डैश एक्सपेंस। तो आपको भी पता है कि गुडविल का जो अमोर्टाइजेशन होता है बच्चों, ये कौन सा एक्सपेंस होता है सर? ये होता है नॉन कैश एक्सपेंस। देख लेंगे भी आगे। एक्सपेंसेस डैश टू मतलब इज एडेड टू, इसको क्या किया जाता है सर? ऐड किया जाता है, ठीक है, टू और फ्रॉम डैश टू कैलकुलेट डैश। चलो भैया यहां से काम करें, ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। क्या ये अपने आप में नॉन कैश है? हाँ बात बिल्कुल सही है। क्या इसे डिडक्ट किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, गुडविल को डिडक्ट नहीं किया जाता, बल्कि गुडविल अमोर्टाइजेशन को तो ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में। तो ये चीज गलत हो गई। क्या ये नॉन एक्सपेंस है? हाँ जी। क्या ये ऐड किया जाता है? हाँ। कहाँ ऐड किया जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, बिल्कुल सही। टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस। तो यहाँ पे बच्चों इसके जो सारे ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सही सही लिखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग का फॉर्मेट भी याद है ना, तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। तो जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है? चलो कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिखाएं मुझे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे को कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है सर? 2 लाख। करंट ईयर का बैलेंस कितना है? 5,60,000। तो सर 3,60,000 जो है वो बच्चों आपका हो जाएगा इस बार का नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में देख लीजिए, 1 लाख से कितना हो गया? 120। तो जनरल रिजर्व लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे कितना? 20,000। और आगे चलते हैं बच्चों, आगे हमसे इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर गिवन है कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे फाइनल डिविडेंड दिया जा रहा है। कितना कितना? 60,000 और 1 लाख। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो डिविडेंड लिया जाता है हमेशा फाइनल डिविडेंड, वो कौन सा लिया जाता है सर? प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ से 60,000 रुपीज उठा लूंगा बच्चों में प्रीवियस ईयर का जो हमारा है डिविडेंड। और आगे चलते हैं तो आपसे बोले जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया गया? 40,000। इसको भी हमको ऐड करना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को पता लगाने के लिए। इन सबको उठा के ऐड कर लीजिए बच्चों। कितना निकल कर आ रहा है सर? 4,80,000 निकल कर आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो बच्चों यहां पर आपका अच्छा पहले से टिक लग गया है। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों आपका यहां पे आंसर निकल कर आने वाला है। एकदम से क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो यहां पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन डिफर्ड पेमेंट बेसिस, मतलब लॉन्ग टर्म में मैं पेमेंट करने वाला हूं तो मैं आपको उधार दूंगा। ऑल्दो ये अपने आप में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां पर कैश का कोई भी इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ गुडविल, ये भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, क्योंकि इसे तो गुडविल अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। पेमेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ लाइसेंस, हाँ जी भैया, एक बार अगर हम लोग लाइसेंस परचेज कर लेंगे उस लाइसेंस के बेसिस पे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा,
ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और आपसे बोला जा रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है तो ये अपने आप में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। तो जो यहां पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आंसर में ऑप्शन सी पे आप लोगों को यहां पे टिक करना होगा। कहीं पर भी बच्चों प्रॉब्लम जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अगेन फिर से बात है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको नहीं दिखा सकता। रिडम्पशन ऑफ फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसमें भी कैश का किसी भी तरीके का कोई भी जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहां पर बच्चों जो है हमारे पास कैश का इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, इसके अंदर भी कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा बच्चों कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं अगेंस्ट कैश तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहां पर मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, यस, अगर हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट भी है और कहीं ना कहीं अपने आप में फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो बच्चों इन चारों में से मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। तो बच्चों आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पे आप लोग टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है रिसीट ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल, तो ये कौन सी एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो हमको यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं क्या दिखाना है, फाइनेंसिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, इन द केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनी, ध्यान रखा करो कौन किस नेचर की है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, incurrence of selling and distribution expenses and sale of its product are classified as। तो बच्चों गुड्स खरीदना बेचना ये सारे हमारे काम से रिलेटेड होता है और काम से रिलेटेड एक्टिविटीज को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करके आएंगे कि कोई भी नॉन फाइनेंस कंपनी अगर गुड्स खरीदती है, बेचती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे करती है, सेलिंग एक्सपेंसेस पे करती है, तो ये उसके काम से रिलेटेड है। और हमारी जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वही हमारे लिए क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा ऑप्शन ए। तो सारे एमसीक्यूज लीजिए आप लोग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आगे आपसे बोला जा रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स इज शोन एज अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब मैं शेयर्स इशू करके आप लोगों से कैश लेता हूं, इसको भी मैं दिखाता हूं इशू ऑफ शेयर्स, तो अब मैं आप लोगों से शेयर्स ले लूंगा और आपको आपका कैश लौटा दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या कहलाता है, बायबैक कहलाता है। कौन सी एक्टिविटी है सर, ये अपने आप में है आउटफ्लो, और आउटफ्लो के साथ साथ कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हम आपसे शेयर्स ले रहे हैं, आपको कैश देना पड़ेगा, तो आउटफ्लो हो गया, और शेयर्स खरीदना बेचना जो हो गया ये किस कैटेगरी में चले जाता है, फाइनेंसिंग में। तो यहां पे बच्चों जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश के आउटफ्लो के साथ। अगले चलिए आगे चलते हैं सर, decrease in current assets and increase in current liabilities are dash to from dash to determine। तो आपको बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त जब कभी भी आपके जो करंट एसेट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं और जब आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उनके साथ आपको क्या करना होता है सर, उसको हमको ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड किया जाता है, तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं सर। ये हमको ऐड करना पड़ता है किसके अंदर, ऐड बच्चों यहां करना पड़ेगा, आर एडेड। किसमें ऐड करना पड़ता है सर, हमको करना पड़ता है, यहां देख लो एडेड मिल गया, ये हमको ऐड करना पड़ता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। क्यों ऐड करना पड़ता है, तो टू नो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन बी। तो जो कुछ भी यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स आप देखिए इसमें से कौन से आपके प्रॉपर हैं जो उस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स को मेंटेन कर सकते हैं, तो आप लोग उसको पे टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन बी बच्चों यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला जा रहा है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पेटेंट्स इज क्लासिफाइड एज। तो पेटेंट्स अपने आप में क्या होते हैं सर, इंटेंजिबल एसेट्स। आप उसका क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपके इंटेंजिबल एसेट्स कहां चले जाएंगे, इन्वेस्टिंग में। और खरीदने से कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। किस कैटेगरी में लेके जाओगे सर, आउटफ्लो अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बन जाएगा, पहले टिक कर दिया था मैंने आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड इज क्लासिफाइड है, इस क्लासिफाइड एज। कमीशन रिसीव कर रहे हैं हम लोग, रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे काम से रिलेटेड है बच्चों। ये मेरी एक ऑपरेटिंग इनकम है, कहाँ लेके चले जाऊंगा मैं इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा, क्योंकि मुझे मिल रहा है और ये मेरे काम से रिलेटेड है, इसलिए किस कैटेगरी में चले जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए। ये भी क्लियर।
और आगे चलिए, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी इज क्लासिफाइड एज। तो ये आपसे कह रहे हैं फाइनेंसिंग कंपनी, तो कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी में काम करो, बैंक ले लो। अब बैंक का तो काम ही होता है ना भैया, आपको जो लोन दिया है उससे इंटरेस्ट लेना, और अगर हमारा कोई पैसा जमा है तो उस पर इंटरेस्ट देना। तो ये जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, इनके लिए इंटरेस्ट लेना देना जो होता है, ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, ये इनके काम से रिलेटेड होता है, ये इनकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ये इनकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं। एकदम क्लियर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला जा रहा है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय कंपनी विल बी क्लासिफाइड एज। ये हमने लोन लिया नहीं बच्चों, हमने लोन दिया है, तो मैं आपको लोन्स एडवांसेस दूंगा, उसके अगेंस्ट में आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर हम लोन्स एडवांसेस देते हैं दूसरों को तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा ऑप्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्रीज बिकॉज ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो मेरे जो शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने वो शेयर्स बोनस में दे दिए, फ्री में दे दिए, फुकट में दे दिए। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज, इसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा सर? शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मानता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन कुछ भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो जब तक कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मतलब ही क्या है? तो क्या इसका ट्रीटमेंट है कि इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी शो नहीं किया जाएगा। चेक कर लीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, एडलवाइसेस म्यूचुअल फंड कंपनी, ये भैया फाइनेंसिंग कंपनी हो गई है, रिसीव्ड अ डिविडेंड। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम ही क्या होता है? दूसरी कंपनी के शेयर्स में क्या करना? इन्वेस्ट करना। और जब उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, वो जो भी प्रॉफिट जनरेट करेंगी उसका एक हिस्सा हमारे साथ शेयर किया जाएगा, और उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? डिविडेंड। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, ये उनका काम होता है कि दूसरे कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाना, और उससे जो कोई भी उनकी इनकम जनरेट होगी ना, वो उनकी ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी, उनके काम से रिलेटेड है। तो इनको कहीं ना कहीं कैश मिलेगा तो इनफ्लो हो जाएगा, और ये इनके काम से रिलेटेड है बच्चों, इसलिए चले जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए। मुझे पता है काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज में, इतना बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके सारी चीजें यहां पर दे रहा हूं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला जा रहा है ऑन साइट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब्स ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 इट इज परचेज अ मशीन फॉर ₹15,50,000। मशीन परचेज करिए। इट पेड सैलरीज एंड वेजेस ऑफ ₹6,60,000 टू इट्स एम्प्लॉइज, ये भी सही है। इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹12,00,000 एट 10% प्रीमियम। इन लोगों ने शेयर्स इशू करे 12 लाख रुपए के, जिसपे 10% का प्रीमियम भी हमको चार्ज करना है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए जा रहे हैं 6 लाख रुपीज के एट पार। आगे आपसे बोला जा रहा है इट इनकर्ड 45,000 रुपीज एज शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर एक्सपेंसेस हम लोग ने कितने पे कर दिए सर? 45,000। इनका जो साल का प्रॉफिट है वो कितना है? 12,72,000। आगे आपसे बोला जा रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकाल के दिखाओ। यहां देखो, मशीन परचेज करिए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये नहीं आएगी। इट पेड सैलरीज एंड वेजेस, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये नहीं आएगी। यहां आपसे बोला जा रहा है शेयर्स इशू करें, हाँ जी सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो कितने के शेयर्स इशू करें हम लोगों ने सर? 12 लाख रुपीज के आपने शेयर्स इशू करें। कैसे इशू करके रखें? 10% के प्रीमियम पे, तो 1,20,000 का मुझे क्या मिल जाएगा सर? प्रीमियम मिल जाएगा। और आगे चलिए, 6 लाख रुपीज के इन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करके रखें, ये 6 लाख भी अपने को मिल जाएगा। इन सबको ऐड कर लो तो सारे इनफ्लोज मुझे निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे 12 और 6 हो जाएगा 18 और एक 19, तो 19,20,000 का हो चुका है अभी तक इनफ्लो। इसके बाद हम लोगों ने शेयर इशू एक्सपेंसेस पे करें कितने के? 45,000 के। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो इसमें से काम करो भैया, 45,000 रुपीज जो है वो माइनस कर दो सर, ये निकल कर आएगा 18,75,000। ठीक है, प्रॉफिट से कोई लेना देना है नहीं फाइनेंसिंग में, तो 18,75,000 किस ऑप्शन में निकल के आ रहा है सर? ऑप्शन डी में निकल कर आ रहा है। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 18,75,000 पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? इसमें से क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा? बैंक बैलेंसेस आते हैं, हाँ जी सर। कैश ऑन हैंड आता है, हाँ जी सर। चेक एंड ड्राफ्ट्स ऑन डिमांड, ये भी आता है। डिवेंचर परचेज मैच्योरिंग 90 डेज, 100 डेज, इसलिए नहीं आएगा। 90 डेज से कम के लिए होता ना तो आ जाता, लेकिन फिलहाल ये 100 डेज के लिए, इसलिए हम इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में नहीं रखने वाले हैं। बाकी सारे की सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आएंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड एज नॉन कैश एक्सपेंस? बताना है इसमें से कौन सा नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है। गुडविल है, हाँ जी सर नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, ये भी है। पेटेंट्स, ये भी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे, ये बच्चों नॉन कैश नहीं है, नगद में पे किया जाता है इंटरेस्ट, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नॉन कैश नहीं है। ये तीनों अपने आप में नॉन कैश है बच्चों, ये कैश है, इसलिए हमको इस पर टिक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या बोला जा रहा है, ब्रिज लिमिटेड हैज अ मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू जिसकी ऑन 1 अप्रैल कितनी है 8,60,000। ठीक है, आगे आपसे बोला जा रहा है क्लोजिंग बैलेंस उसका कितना है 9,50,000। इस साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपने उसका एक पार्ट बेच दिया कितने में 25,000 में, जिसकी वैल्यू कितनी थी 20,000। आपको यहाँ पे दिखाना है कि कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो कितना होगा, अभी करके दिखा देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है सर 8,60,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग बैलेंस 8,60,000। क्लोजिंग बैलेंस आपको भी पता है बच्चों यहाँ लिखा जाता है 9,50,000। और आगे चलिए डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया है सर, डेप्रिसिएशन आपने लगाया है 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा दो। फिर आपसे कह रहे हैं कि आपने बेचा है एसेट कितने में 25,000 में, तो ये 25,000 रुपीज़ का बच्चों मैंने एसेट बेच दिया है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ सो डैट आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे बेचा है, ये जो है मेरा एक क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो है बच्चों मेरा ओपनिंग बैलेंस है। 5,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट हम यहाँ दिखा देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अब एक काम करिए बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने का एसेट परचेज किया है। इधर का टोटल निकालो कितना निकल कर आ रहा है सर, ये निकल कर आ रहा है 10,15,000। इधर का कितना आ रहा है सर 8,65,000। तो इसमें से बच्चों आप लोग 8,65,000 को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखें जरा कितना निकल कर आएगा, तो सर ये निकल कर आ रहा है आपका 1,50,000। हाँ जी 1,50,000। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एसेट कितने का परचेज किया है 1,50,000 रुपीज़ का। तो बच्चों आउटफ्लो कितने का होगा 1,50,000 का, इनफ्लो कितने का होगा 25,000 का, अल्टीमेटली आउटफ्लो कितने का होगा सर 1,25,000 का। तो देखो भाई किस में आपका जो है 1,25,000 का आउटफ्लो हो रहा है सर, इसके अंदर हो रहा है ऑप्शन बी के अंदर। तो टिक कर दीजिएगा बच्चों आप लोग ऑप्शन बी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। यहाँ आपसे बोला जा रहा है एक्स लिमिटेड हैज बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस जो होता है बच्चों कहाँ लेके जाते हैं सर क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 50,000 एंड 75,000 एज ऑन 31 मार्च 2022। तो क्लोजिंग बैलेंस जो उसका सर इधर आ जाता है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन के अंदर मैं कितना लिख दूंगा सर, ये निकल कर आ रहा है आप लोगों का 75,000। आगे आपसे बोल रहे हैं कि इस साल का प्रोविजन हमने कितना बनाया है सर 65,000 रुपीज़ का। सर वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, कितना 65,000। अब बच्चों उसको बैलेंस कर दो तो आपको पता चल जाता है कि हमने कितने का टैक्स पे किया है। तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक, इन सबको ऐड करूंगा तो सर ये निकल कर आएगा 1,15,000। 1,15,000 में से 75,000 माइनस कर दीजिए सर, ये आ जाएगा 40,000। तो हमने जो टैक्स पे किया है कितने का किया है 40,000 रुपीज़ का। इनमें से किस ऑप्शन 40,000 दिख रहा है सर, ऑप्शन सी में। तो हम लोग टिक कर देंगे बच्चों ऑप्शन सी, एकदम क्लियर। चलिए 26 क्वेश्चंस हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या बोला जा रहा है, जीएससी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी 10 लाख की हमने मशीन परचेज करी है, जिसके अगेंस्ट में मैंने चेक कितने का इशू किया है सर 2,50,000 का। और कह रहे हैं बच्चे कुचे के मैंने दे दिए डिबेंचर्स, इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। आगे आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस ट्रांजैक्शन को कैसे दिखाया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं भाई कैश का इन्वॉल्वमेंट कितने का हो रहा है 2,50,000 का। तो 2,50,000 की हमने क्या खरीदी है सर, मशीन खरीदी है। मशीन खरीदना क्या कहलाता है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ढूंढो इसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है सर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा कितना, जितना कैश पे किया जा रहा है, जितने का एसेट है उतना नहीं, कितना कैश पे किया जा रहा है 2,50,000। तो आपका आंसर निकल कर आएगा कि ये आउटफ्लो बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड के अंदर। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे बी, टिक कर दीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये शो करना कितना कैश है और कितना कैश गया। IDFC बैंक लिमिटेड issued 1,09% debentures of 100 each for subscription। ठीक है, इशू was subscribed, the amount receipt will be shown as। IDFC बैंक कौन सी कंपनी अपने आप में, फाइनेंसिंग कंपनी। तो एक चीज मुझे बताओ, क्या फाइनेंसिंग कंपनी की अपनी खुद की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या, होती है ना। तो चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, वो उनके लिए फाइनेंसिंग ही कहलाएगा। तो यहाँ पे जो डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं ये इनके लिए कौन सी एक्टिविटी बनेगी सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहे हैं सर, ये आपसे कह रहे हैं, पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है मुझे 31 मार्च को, मेरे पास जो है वो है 2 लाख का और यह है 1,60,000 की, क्या है 12% डिबेंचर्स हैं। आगे आपसे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है हाफ ईयरली हमको पे करना है, ठीक है हाफ ईयरली दे देंगे। और कह रहे हैं कि डिबेंचर्स जो रिडम्पशन किया गया है वो 30 सितंबर को किया गया है। आपने ये बताना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना कैश का कैलकुलेशन आएगा। तो 2 लाख से आपके डिबेंचर्स कितने के हो गए सर 1,40,000 के। तो मतलब मैंने रिडम्पशन कितने का किया 40,000 का, क्या बन जाएगा मेरे लिए आउटफ्लो। अब यहाँ पे मुझे इस पे 2 बार क्या देना पड़ेगा सर, 2 बार हमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। निकालो भाई इंटरेस्ट। तो जब कभी भी आपको मिड डेट गिवन रहती है ना, जैसे यहाँ पे मिड डेट गिवन है, तो क्या करना आप ओपनिंग पे भी कितना निकालना 6 मंथ का, क्लोजिंग पे कितना निकालना 6 मंथ का। तो यहाँ पे मैं बच्चों पहले निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट। तो 2 लाख का मुझे कितना निकालना है सर, 2 लाख का आपको निकालना है 12% फॉर 6 मंथ। तो काम करो उसको सीधे
हाफ निकाल लीजिए तो 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पे आउटफ्लो कितना आएगा सर 12,000 का आउटफ्लो हो जाएगा। अभी तो एक ही बार इंटरेस्ट निकाला है, एक बार इंटरेस्ट और निकालूंगा। अब क्लोजिंग जो है उस पर भी कितना निकालूंगा सर, आप उस पर निकालिएगा 12% का, कितने रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पर निकालना है कितना सर, हम निकाल लेंगे यहाँ पे 12 की जगह 6% निकाल लेंगे। तो 1,60,000 का 6% निकालोगे तो 9,600 होता है। तो जो रिमेनिंग मेरा इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 9,600। और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या मेरे पास? और कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। आगे देख लूँ एक बार, सीधे डायरेक्ट आंसर ही टिक करना है। तो यहाँ बच्चों उसका टोटल करना जरा कितना हो रहा है, 40 और 12 हो जाएगा 52। 52 में आप 9 ऐड कर दीजिए तो सर ये निकल कर आ जाएगा 61, और उसमें ऐड कर देंगे आप लोग 600। तो सर 61,600 का जो है आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन में 61,600 है कि नहीं। वैसे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटफ्लो हो रहा है 61,600 का। तो ऑप्शन मेरा क्या बन जाएगा सर, सी। चलिए और आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे, ओहो लास्ट क्वेश्चन आ गया, पता ही नहीं चला यार अब तो। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटरप्राइज विथ देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी कर देता हूँ। फाइनेंशियल कंपनीज का काम क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ए का जो आंसर बनेगा सर वो निकल कर आ रहा है 3। इसके बाद आते हैं ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनीज वो होती हैं जो कि गुड्स खरीद कर बेचती हैं, तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो बी वाले का ऑप्शन आएगा सर ऑप्शन 4। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है प्रीमियम लेना और पेमेंट्स करना क्लेम का, तो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में आ जाएगा सर 2। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो कि गुड्स बना कर बेचती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज खरीद कर बेचती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। तो बच्चों डी का निकल कर आएगा ऑप्शन 1। तो मुझे ढूंढना है जिसमें 3, 4, 2, 1 हो। तो यहाँ पे देखते हैं 3, 4, 2, 1 कहाँ निकल कर आ रहा है, 3, 4, 2, 1। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। लीजिए बच्चों, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ख़त्म। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।